अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस फोर्थ पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 5। इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस या 5 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। भारत में लौह अयस्क खनन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देश के उद्योगों, इस्पात उत्पादन व निर्यात के लिए यह आधारभूत खनिज है। भारत अपनी आवश्यकताओं का अधिकांश लौह अयस्क स्वयं उत्पन्न करता है। प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र देखते हैं। फर्स्ट है ओडिशा। यह देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है और यहाँ पर क्योंझर, सुंदरगढ़ तथा मयूरभंज इत्यादि जिले उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट अयस्क प्रदान करते हैं। तो ये ओडिशा के जिले हैं जहाँ हेमेटाइट अयस्क की प्राप्ति होती है। फिर कर्नाटक है। भारत में लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। यहाँ बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर जैसे जिले महत्वपूर्ण हैं। बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर बेल्ट में प्रचुर मात्रा में मैग्नेटाइट अयस्क मिलता है। तो यहाँ पर मैग्नेटाइट अयस्क मिलता है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें चिरिया, गुहा और नुआ मंडी जैसी खदानें शामिल हैं, जो देश के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। यहाँ पर चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जैसे जिले लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। नासिक व चंद्रपुर क्षेत्रों में मध्यम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी यहाँ पर स्थित है। तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर क्षेत्र में बैलगढ़ या दल्ली राजहरा इस्पात क्षेत्र जो है, इस्पात उद्योग प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है गोवा। लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध राज्य। यहाँ लाल रंग का लेटराइट अयस्क मिलता है। तो अब निष्कर्ष देखते हैं। भारत में लौह अयस्क का वितरण मुख्यतः पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है, जो देश के इस्पात उद्योग को मजबूती प्रदान करता है, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार के उपाय देखते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक वैज्ञानिक, तकनीकी तथा नीतिगत कदम उठाए गए हैं, जिससे कृषि अधिक उत्पादक और लाभकारी बन सके। सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय देखते हैं। फर्स्ट है हरित क्रांति कार्यक्रम। इसमें उन्नत बीज यानी HY, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है, HYV, ये सीड्स का प्रयोग किया गया था। उन्नत बीज यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जिसे कहा जाता है। और रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ाया गया, जिससे हरित क्रांति कार्यक्रम के माध्यम से कृषि का विकास किया गया। नेक्स्ट है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। नहरों, कुओं, ट्यूबवेल और ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया गया, जिससे कृषि क्षेत्र में काफी विकास हुआ और कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है वो कार्य किए गए। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। किसानों को फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित कर उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रेरित किया गया। पहले मूल्य जो था वो डिसाइड नहीं किया जाता था, लेकिन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि ऋण और सहकारी बैंक। कम ब्याज दरों पर ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं शुरू की गई, जिससे किसानों को काफी लाभ पहुंचा है। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान व कृषि विश्वविद्यालय। नई तकनीक, हाइब्रिड बीज और मृदा परीक्षण सेवाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे
उच्च क्वालिटी के जो बीज हैं उनके उपयोग किया जा सके और हमारे उत्पादन को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई और फसल बीमा योजना, जोखिम कम करने तथा स्थिर आय सुनिश्चित करने के उपाय किए गए, क्योंकि इससे बीमा योजना की गई। यदि बाढ़ या सूखा या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब हो जाती है, तो फसल बीमा योजना द्वारा उसके जोखिम को कम किया जा सकता है और आय को स्थिर किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये सरकार द्वारा कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के उपाय थे। निष्कर्ष देखते हैं, सरकार के वैज्ञानिक और नीतिगत कदमों ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है और किसानों को अधिक सुरक्षित, उत्पादक और आत्मनिर्भर बनाया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 यानी कोपरा में दिए गए उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी अच्छे से कीजिएगा इसे। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने, न्याय दिलाने और वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है सुरक्षा का अधिकार। खराब, हानिकारक और मिलावटी वस्तुओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार इस कानून के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। वस्तुओं की कीमत और गुणवत्ता, मात्रा, उत्पादन व समाप्ति तिथि आदि की जानकारी पाने का अधिकार भी इसमें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है चयन का अधिकार। उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तु व सेवा का चुनाव कर सकता है। नेक्स्ट है सुने जाने का अधिकार। शिकायत दर्ज कराने और उसका उचित समाधान पाने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है निवारण का अधिकार। उपभोक्ता न्यायालयों, जिला, राज्य या राष्ट्रीय में मुआवजा प्राप्त करने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है उपभोक्ता शिक्षा अधिकार। उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने, उसके अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। निष्कर्ष देखते हैं, कोपरा अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है और उन्हें सुरक्षित, जागरूक तथा न्याय प्राप्त करने योग्य नागरिक बनाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में वैश्वीकरण के क्या लाभ हुए? उत्तर देखते हैं। वैश्वीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी को आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे भारत विश्व बाजार से अधिक जुड़ गया। इसके प्रमुख लाभ देखते हैं। फर्स्ट है विदेशी निवेश में वृद्धि यानी एफडीआई में वृद्धि। उद्योगों और सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। नेक्स्ट है नई तकनीक का प्रसार। संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल, इंटरनेट सेवाएं तेजी से बढ़ी। बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन के बाद यानी वैश्वीकरण के बाद ये इन तकनीकों में काफी बढ़ावा हुआ है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर। आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम, पर्यटन आदि क्षेत्रों में नई नौकरियां बनी हुई हैं। यानी वैश्वीकरण के बाद काफी रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है निर्यात में वृद्धि। भारतीय वस्तुओं जैसे दवाइयाँ, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग सामान की मांग बढ़ी है वैश्विक बाजार में। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और सस्ती वस्तुएं मिलने लगी हैं। नेक्स्ट है शिक्षा और कौशल विकास। विदेशी विश्वविद्यालय, ऑनलाइन शिक्षा और नई तकनीकी शिक्षा बढ़ी है। अब आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही अच्छे से अच्छे जो शिक्षक हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। वैश्वीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाया है, रोजगार बढ़ाया और जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सभी वैश्वीकरण के लाभ हैं, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर काफी महत्व प्रदान किया है। तो इस प्रकार आज ये हमारा पेपर खत्म होता है।
अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।